व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं थर्ड लेक्चर देने वाला हूँ बायोलॉजी में, जो कि होने वाला है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हम लोग के बुक में इसके नेम दिया गया है। तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं जो कि आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के थर्ड सीरीज में। और टॉपर सीरीज अभी चल रही है, तो टॉपर सीरीज में आपको 1 मंथ में ऑल चैप्टर्स जो हैं साइंस के वो सब कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे 2 लेक्चर्स अभी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें एकदम डिटेल्ड में आपको बताया गया है कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हमको यही जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देख लीजिए और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे देख लीजिए, इसमें हम एक टॉपिक ले लेते हैं। ये पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। तो ये भी ये पॉइंट आपको समझने वाली है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल्स, या हम उसको ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, तो बॉर्न बेबी भी कह सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स, उसी को उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ये देखिए सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज इंसर्ड कंटिन्यूअसली ऑन लाइफ ऑन अर्थ। बस छोटा सा लाइन है, रिप्रोडक्शन जो है वो चलता ही जाएगा। हम लोग के जैसे लाइफ बार बार रिस्पॉन होते जा रहे हैं, स्पॉन हो रहे हैं। जैसे कि आप जैसे कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है तो एक लाइफ हो गया, फिर उसके बाद और रिप्रोड्यूस हो रहा है तो और लाइफ हो गए। तो उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखा है रिप्रोडक्शन अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिटेड। तो ये एक हेरिडेटरी ट्रांसमिशन के एक ब्रिज हम लोग इसको कह सकते हो, क्योंकि जब तक रिप्रोड्यूस नहीं होगा तब तक हेरिडिटी भी नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं हेरिडेटरी रिप्रोडक्शन। फिर इट इन्वॉल्व्स continuation of characters from the parent to daughter cell by copying of DNA deoxyribose nucleic acid molecule present in the chromosomes of the cell। तो अब इस लाइन में देखिए क्या लिखा है कि जैसे जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, जब कैरेक्टर्स फ्लो होते हैं डॉटर पेरेंट से या डॉटर सेल में, वो डीएनए के कॉपी से होते हैं। डीएनए जब उसमें से कॉपी होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियाई एसिड। तो जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में, या क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, सेल का क्रोमोसोम्स में, तो उसमें डीएनए कॉपिंग होता है। अब copying of DNAs is also not a foolproof exercise. Even minute change bring about variations in the blueprint of the offspring। देखिए ऑफस्प्रिंग यहाँ टर्म आया है जिसको हम लोग बेबी कह सकते हैं, बॉर्न बेबी। तो इसमें बोला क्या गया है, जो कॉपी डीएनए का जो कॉपिंग होता है उससे हम लोग फुल प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये एक्सरसाइज, जैसे कि कोई चीज़ का फुल प्रूफ नहीं होता, वैसे ही डीएनए कॉपिंग का भी फुल प्रूफ नहीं। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। जैसे कि कुल पूरे कॉपिंग थोड़ी ना होते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में तो पूरी कॉपी होती है डीएनए, और सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में जो पूरे वेरिएशंस भी आती हैं और डीएनए भी कॉपी होती है। वेरिएशंस क्या होते हैं अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद द यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन्ड वाइल द हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड। ठीक, जो इसमें ये बोला गया जो यूजफुल, जो जैसे कि जो यूजफुल वेरिएशंस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जो हार्मफुल वेरिएशंस हो वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं।
तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली वेरिएशंस हेल्प द स्पीशीज विथ स्टैंड डिस्ट्रैक्ट drastic environmental changes thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time। तो इसमें देखिए बोला क्या गया कि जो वेरिएशंस होते हैं वो जैसे कि इसमें ढालने में इन्वायरमेंटल चेंजेस ढालने में मदद करती है। जैसे कि जितनी वेरिएशंस होंगे उतने, जैसे कि इन्वायरमेंट है अभी थोड़े से गर्मी, पहले उतनी गर्मी नहीं थी जितना अब है, तो पहले के लोग अब के जितनी गर्मी है उतने तापमान में नहीं रह सकते। तो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है ह्यूमन्स या तो और भी ऑर्गेनिजम्स जिसमें वेरिएशंस है वो सब भी अपना अपना जैसे कि अपना ऐसे शरीर को मेकअप करते हैं कि उसमें वेरिएशंस आएँ और वो इसको सह सकें, कैपेबिलिटी हो जाए, एबिलिटी हो जाए कि वो इस वेरिएशन इस टेम्परेचर पे लिविंग कर पाएंगे, लाइव कर पाएंगे, तभी सर्वाइवल होते हैं। जैसे कि देखिए एक्सटिंक्ट एंड प्रमोट सर्वाइवल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो जब ये चीज़ होगी, जब वेरिएशन ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो हम लोग के जैसे कि कोई भी एनिमल्स हो जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जाए जिसमें ज़्यादा वेरिएशंस है उसमें आपको दिखेगा कि वो लॉन्गर टाइम तक लिव कर पाते हैं। अब ये दिस इम्ब्यूल्ड टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि वही हम अभी बात किए कि वेरिएशन जितने हैं उतने विकसित होगा हम लोग का। जैसे पहले के एज में हम लोग अर्लियर ह्यूमन बोलते थे, तो उन लोग माइंड मेकअप होते गया तो और ज़्यादा विकसित होते गए उन लोग। ऐसे ऐसे और भी जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे सबका इवोल्यूशन होता रहता है। तो इसमें बोला क्या गया, वेरिएशन जो है वो फ्यूल होता है इवोल्यूशन का। फ्यूल एक टर्म दिया गया है जिसमें बोला गया है कि हाँ फ्यूल होता है इवोल्यूशन को और चलाने के लिए। अब इतना तक ये सब बेसिक था, अपने हेरिडिटी चैप्टर से ही इतना तो पढ़ लिया हो। फिर उसके बाद देखिए अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है रिप्रोडक्शन। कितने टाइप होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों के भी कुछ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो आगे जाकर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट इज इन्वॉल्व। आपको भी पता होगा अगर आपने अब तक एक बार भी इसे पढ़ा होगा तो। गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड, इसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। प्रोजेनी ये टर्म किस लिए आया है, प्रोजेनी आया है कि जैसे कि कोई बेबी है या तो ऑफस्प्रिंग है न्यू जनरेशन के लिए। इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो प्रोजेनी होता है नेक्स्ट जनरेशन का जो बेबी होता है वो अपने फर्स्ट पेरेंट यानी कि पेरेंट से एकदम उसके फेस टू फेस जैसे कि मैच करता है, उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं होती है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या होता है, प्रोजेनी इज ओनली जीनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। अब देखिए इसमें एक टर्म आया जीनेटिकली, ये जीन हम लोग समझते हैं, तो जीन सिर्फ इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें प्रोजेनी में बस पेरेंट से जो जीन आते हैं वही सिमिलर रहते हैं। फेस में आप कभी कभी पूरी डिक्टो सिमिलर नहीं देख पाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब आ जाते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली यूजफुल मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इट इज कॉमनली इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें डबल पेरेंट्स की ज़रूरत होती नहीं है। इसमें सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। सिंगल पेरेंट्स क्या करते हैं कि क्योंकि उनको किसी का वेट नहीं करना पड़ता, अपने आप रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। जब उनको सिचुएशन मतलब कि सूटेबल प्लेस मिल जाए तो वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। ये सब लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे छोटे जीव हो गए, छोटे पौधे हो गए, वो सब में पाए जाते हैं। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी बहुत सारे फॉर्म हैं।
हम लोग देख लेते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो इसमें पहला आ जाता है हम लोग का फिजन। अब फिजन है क्या? फिजन, द पेरेंट्स, ठीक, द पेरेंट्स सेल डिवाइड्स और स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल बाइनरी फिजन और स्प्लिट इनटू मैनी सेल मल्टीपल फिजन। तो अब इसमें दो टर्म फिजन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप। अब ये फिजन का क्या क्या टाइप है? बाइनरी एक हो गया, एक बाइनरी आपका हो गया, और एक मल्टीपल फिजन। अब इसमें आपको टर्म देखना पड़ेगा क्या क्या है इन दोनों का मतलब। बाइनरी फिजन में आपका होता है कि सेल डिवाइड जो होता है वो दो स्प्लिट होता है ना, डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में। जैसे आप एग्जांपल अमीबा ले सकते हैं। और जो मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन में स्प्लिट इनटू मैनी सेल, जैसे आप यीस्ट ले सकते हैं। अभी हम लोग देखने वाले वही चीज़। तो देखिए ये आपका अमीबा का है। सबसे पहले तो ये आपका अमीबा एक है, फिर उसके बाद उसी अमीबा में जो सेल है वो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, छोटा सा डिवाइड में चला गया है, और थोड़ा सा और स्ट्रेच होकर डिवाइड हो रहा है। अब देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से ही कट कर हो जाएगा, तो ये दो, एक अमीबा इधर, एक अमीबा इधर, तो इसको हम लोग टू डॉटर सेल बोलते हैं इसीलिए। फिर उसके बाद आप उसका यीस्ट देख सकते हैं एग्जाम्पल, आप नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो बडिंग क्या है? अ न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी पार्ट। तो ये एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होता है, तो बडिंग में ये होता है कि कोई भी प्लांट हो गया या तो कोई भी चीज़ ऑर्गेनिजम्स हो गया जिसमें से छोटा सा पहले बर्ड निकलेगा, आउटग्रोथ, मतलब कि उसमें उसकी ज़रूरत नहीं तब भी आउटग्रोथ छोटा सा निकलेगा, फिर वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, डेवलप करके वो और भी ज़्यादा जैसे कि प्रोड्यूस होते रहते हैं और बढ़ेंगे, फिर वो अपने से पेरेंट्स के टूट जाएंगे, फिर वो नया इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, पेरेंट सेल हो गया, फिर उसके बाद बर्ड यहाँ से निकल रहा है। फिर देखिए अब यहाँ पे बर्ड आपको जो लग रहा है वो देखिए ये चीज़ बर्ड निकला है, ये चीज़ बर्ड निकला है। फिर उसके बाद और सारे बर्ड निकल गए, और सारे बर्ड निकल गए। तो ये जो फ्री हो गया है ये एक न्यू यीस्ट हो गया है। बहुत ईजी है। अब देखिए अब आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन है क्या? सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन ये टर्म आया कहाँ से पहले? स्पोर फॉर्मेशन, आपको स्पोर लग रहा है कि स्पोर क्या होते हैं जो कि हवा में उड़ते रहते हैं, रुई टाइप के स्पोर, छोटे छोटे स्पोर्स में ओट्स बनते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइपी ऑफ द फंगस प्लांट्स। देखिए तो फंगस प्लांट पे रिलीज होता है ऊपर, जब उसके बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस पर ये छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं गोले गोले टाइप के रहते हैं, वो छोटे छोटे लग जाते हैं, उसके ऊपर से कवर हो जाते हैं ना, कवर कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो रिलीज हो जाते हैं एयर में। जब एयर में रिलीज हो जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि हवा में उड़ के कहीं पे भी चले जाएंगे, और जब उनको सूटेबल प्लेस मिलेगा, या तो फूड हो जाए या तो सॉइल, कहीं पे भी उनको सूटेबल मिलेगा तो वहाँ पे वो ग्रो करने लगते हैं। अब एक स्पोर में तो मतलब एक बल्ब मान लीजिए आप हो गया, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं, तो उसमें से बहुत सारे से वो निकलेंगे स्पोर, तो कहीं पे भी वो जाके टिक सकते हैं जहाँ पे उनको सूटेबल मिले। इसको हम लोग राइजोबस कहते हैं। तो राइजोबस इसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल नहीं याद करेंगे तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा आप किस ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। ठीक, तो ये स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल है जो कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, डिफिनेशन में ये आपको बोल दिया गया कि एक्सीडेंटल प्रोसेस। मान लीजिए ये चीज़ स्पाइरोगाइरा है
और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये सब एक सेल है, एक एक सेल है। तो ये बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे कि ये सब वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें वाटर में जब ये कहीं पे भी ज़्यादा फ्लो हो गया तो ये ब्रेक हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं। तो जब ये दो पार्ट बन गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो ये जो दो पार्ट हैं वो सब अपने आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, तो ये अपना एक न्यू इंडिविजुअल्स बना लेता है। अब एक टर्म आया है रीजनरेशन, ये एक पार्ट है। आपको रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, तो अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट, पहले इसका डिफिनेशन दे दूंगा, फिर आपको डिफ्रेंशिएट करके बता दूंगा। तो पहले इसमें बोला गया, व्हेन द सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया developed a new individual from their broken older part, it is known as regeneration. It is carried out by specialized cells which grow a large number of cells. तो इसमें बोला गया है कि ये भी एक एनिमल्स होते हैं, जो कि सिंपल और एनिमल्स होते हैं, हाइड्रा एंड प्लानेरिया इसके एग्जांपल्स हैं, जो कि ब्रोक हो जाते हैं, किसी भी कारण से ये टूट जाते हैं या तो ब्रोक हो जाते हैं, और फिर ये उसी ब्रोकन पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। अब ये होता कैसे है कि ये कैरीड स्पेशलाइज्ड सेल, ये जो टर्म है स्पेशलाइज्ड सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करने में आपको हेल्प करेगा। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो पार्ट में, सभी पार्ट में नहीं होते, किसी किसी पार्ट में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं कि अगर वो पार्ट कट के अलग हो जाए तो भी उसमें से एक न्यू इंडिविजुअल से ग्रो कर पाएगा। अगर स्पेशलाइज्ड सेल नहीं रहेंगे तो वो नहीं ग्रो कर पाएगा। इसको हम लोग रीजनरेटिव सेल भी कहते हैं। और उसमें जो थे फ्रेगमेंटेशन में, जो हम लोग स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल लिए थे, उसमें तो सभी पार्ट, अगर कोई भी पार्ट को कट के अगर निकल जाएगा या तो ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें से न्यू इंडिविजुअल्स ग्रो करने लगेगा। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे। तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच part like the stem, roots, leaves develop into the new plant under favorable condition। जैसे कि इसमें कोई भी रिप्रोडक्शन, कोई भी प्लांट में रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है कि कोई भी प्लांट हो गए जैसे कि, और उसके पार्ट हो गए जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, उसमें से आपका ग्रो करता है न्यू प्लांट कुछ कंडीशंस के ऊपर। अब हम पढ़ने वाले, इसमें भी पूरा आपको डिटेल नहीं दिया, मैं पर बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में। तो इसमें स्टेम नेचुरल, इसका पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का 2 पार्ट है, एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसका वर्क कैसे हो, पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें होता है कि अब जैसे कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, तो इसमें कैसे ग्रो करता है। स्टेम का आप ले सकते हैं, पोटैटो एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि पोटैटो में एक बर्ड निकलता है, उसको हम लोग स्टेम कहते हैं, और उसी से एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट, मतलब एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। फिर उसके बाद रूट का जब हम लोग देखते हैं तो रूट में जैसे आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। स्वीट पोटैटो में आप देखेंगे कि अगर आप एक पोटैटो को उसमें गाड़ देंगे तो उसमें से ढेर सारे रूट की तरह ही पोटैटो निकलते जाते हैं, स्वीट पोटैटो। फिर उसके बाद लिव्स में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफ्लिम, जो कि आपके बुक में दिया है, और आप उसको देख सकते हैं कि अगर वो एक पत्ता जो लीव्स होता है वो अगर टूट के गिर जाएगा तो उसमें से किनारे से आपके प्लांट्स निकलते जाएंगे, और आप उसको देख भी सकते हैं, और फिर वो धीरे धीरे न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता क्या है, इसमें होता है ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और क्या होता है कटिंग। तो इसमें तीनों के एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग का। कि ग्राफ्टिंग क्या होता है कि आपका जैसे कि आप मैंगो के ट्री में, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ग्रो करवा सकते हैं मैंगो के ट्री, या तो अलग अलग वेरिएशंस के
ट्रीज हम लोग और उसके फ्रूट्स हम लोग ग्रो करते हैं। जैसे कि हम लोग मैंगो के ट्री में आपका ग्राफ्टिंग होता है और उसके प्रोसेस भी दिए गए हैं बुक में। और उसके बाद लेयरिंग जो होता है, लेयरिंग प्रोसेस किस में होता है, जैस्मिन के पेड़ में, जैस्मिन के ट्री में आपका लेयरिंग प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो कटिंग होता है, कटिंग आपके रोज के प्लांट में होता है। रोज के प्लांट में कैसे कटिंग होता है, जो आप जानते होंगे कि आप अगर रोज का पौधा जो होता है उसको आप काट के अगर फिर से साइज में गाड़ देंगे तो वो फिर से एक न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है स्टेम से। तो ये 3 पार्ट हो गए। अब इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछता है कि बेनिफिट्स क्या होता है। पहला बेनिफिट, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। जैसे कि आप फ्रॉम सीड से अगर कोई प्लांट निकल रहा है तो वो सब उतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे ग्रो, जितनी जल्दी जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो प्रोसेस है उससे जल्दी जल्दी वो ग्रो कर लेते हैं प्लांट, जैसे ग्राफ्टिंग हो गई। फिर उसके बाद ग्रोइंग बनाना, फिर ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट आर लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ये सब जैसे बनाना हो गए, ये बनाना में सीड होता ही नहीं तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उगाया जाता है। जेनेटिकल सिमिलरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स। जैसे एग्जांपल शुगर कैन हो गया, रोज हो गया, ग्रैप्स हो गया, बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये सब चीज़ लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के प्रोसेस से किया जाता है। तो आई होप कि अब तक आपको ये पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आए तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक ही बार इस वीडियो को देखिए पर एकदम अच्छे से डाउट क्लियर कर जाइए। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर डेली के बेसिस पर इस पर एक टॉपर सीरीज की वीडियो आती रहती है, जो कि 1 मंथ चलने वाली है, जिसमें हम लोग साइंस के ऑल चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको नाम याद करने पड़ते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे प्रोसेस याद करने पड़ते हैं, और ग्लैंड्स भी याद करने पड़ते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके कारण। तो इसमें क्या है, when reproduction take place in the as a result of fusion between two gametes, one from each parent is called sexual reproduction। सिंपल, जैसे कि जब 2 गैमेट फ्यूज करेंगे तभी तो एक न्यू इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होगा, मतलब कि आएगा। और वो एक गैमेट जो होता है एक पेरेंट से इन्वॉल्व होता है, यानी बोथ पेरेंट से आपका रिप्रोडक्शन होता है। फिर इसके बाद दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन 2 गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब 2 गैमेट्स आएंगे वो जब फ्यूज करेंगे उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल जीनेटिक, ये जीनेटिक है, फ्रेगमेंट बिटवीन होमोलोगस chromosomes causing genetic recombinations which lead to variation। तो जो गैमेट से एक्सचेंज होता है, जहाँ पे गैमेट है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का तो जेनेटिकली क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं। फ्रेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि पहले मतलब जो 22 क्रोमोसोम्स, जो 23 क्रोमोसोम्स है उसमें से एक जो रहता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स काजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस ऑफ लीड टू वेरिएशंस। तो इसी के कारण ये वेरिएशंस होते हैं, और वेरिएशंस होना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब हम लोग पहले इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, जो कि दोनों टर्म इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें प्लांट में क्या होता है, इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। देखिए, इसमें बोला गया है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर रिप्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि फ्लावर ही होता है जो कि प्लांट में रिप्रोड्यूस करता है। ऑब्वियसली बात, आप भी देखते होंगे कि फ्लावर से ही फ्रूट आता है, फ्रूट से ही सीड आता है।
तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल किसका लेंगे ना, पहले हम लोग एग्जाम्पल किसका लेंगे। तो फ्लावर्स में हम लोग का बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन एंड कार्पेल प्रेजेंट हो, स्टेमेन और कार्पेल प्रेजेंट हो, जैसे कि हिबिस्कस होता है, मस्टर्ड होता है। अब इसमें यूनिसेक्सुअल में आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया पपाया, वाटरमेलन। तो पपाया एंड वाटरमेलन जैसे कि एक ही मेल और फीमेल, या तो एक मेल होगा या तो एक फीमेल होगा, वो उसी से वो मतलब कि फ्लावर पपाया सीड बना लेता है। आपको एग्जाम्पल याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं हिबिस्कस का एग्जाम्पल, ये प्लांट, ये जो फ्लावर है ये हिबिस्कस है। ठीक, अब इसका वर्क कैसे होता है, कैसे ये मतलब जनरेशन में इंडिविजुअल्स पैदा करते हैं। ये पार्ट जो है ना, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये जो पार्ट है इसके पत्ते के साइज के टाइप का जो पार्ट है उसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। ठीक, सेपल्स। और ये जो पार्ट है मतलब ये जो पंखुड़ी जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग पेटल कहते हैं, पेटल। नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम से ही क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसी में फंस सकते हैं। तो नेम आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि पेटल किसको कहते हैं, सेपल्स किसको कहते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट है इसके। अब जो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो 6 के लगभग इसमें दिख रहे हैं, ये जो पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक तो ये फिलामेंट हो गया और ऊपर वाले को हम लोग जैसे कि स्टेमेन, इन दोनों को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। ठीक, स्टेमेन किसको कहते हैं, जैसे मेन हो गया स्टेमेन, वैसे ही ये हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। अब इसको हम लोग ऊपर वाले को पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब ये देखिए जो बीच का पार्ट है, ये चीज़ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें से ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा कि ओवेरी है, और ये जो पार्ट है डंटी की तरह उसको स्टाइल कहते हैं, और ऊपर वाला बीच में इरेज हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो होता है उसका मेन रोल होता है और वो पॉलन ग्रेन को कैच करने में। और ये सब जो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या क्या पार्ट है जिसको हम लोग कार्पेल को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, और एक और नेम है जिसको हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो पार्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं अभी फिर से बताऊंगा एक एक बार। तो देखिए इसको जो टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट 4 मेन होल्स नेमली किलिप्स। किलिक्स क्या होते हैं, सेपल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं किलिक्स, और पेटल्स के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, कोरोला। ठीक, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक पेटल तो होगा नहीं, ग्रुप होंगे 4 या 5 होंगे, 6 होंगे, तो उसको हम लोग कोरोला कहते हैं पूरे को, और पेटल्स के ग्रुप मतलब सेपल्स के ग्रुप को किलिक्स। और एंड्रोसियम को हम लोग स्टेमेन कहते हैं, गाइनोसियम को हम लोग कार्पेल कहते हैं, कार्पेल को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। अब आपका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जैसे स्टेमेन हो गया, सबसे पहले आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग अलग कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन, फीमेल कार्पेल हो गया। जैसे मेन में क्या होता है, फिलामेंट होता है एक को, जो मैंने आपको दिखाया, और एक को एंथर होता है। एंथर होता है उसी को हम लोग पॉलन ग्रेन, उसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है जो कि मेल गैमेट है। और फिर तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्पेल है, कार्पेल एक फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले स्टिग्मा रहता है, फिर उसके बाद स्टाइल, फिर उसके बाद ओवेरी।
तो ओवेरी जो होता है उसमें एग सेल होता है, ओव्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यानी कि हमको पॉलन ग्रेन को ओवेरी से मतलब एग सेल से फ्यूज करना पड़ेगा, ओव्यूल से। तो अब देख लेते हैं इसका पहले होता क्या, कैसे ये जाएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन से ये पॉलन मतलब स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू ये जाएगा सीधे ओव्यूल में। ओव्यूल में जाके ये ओवल मतलब जो एग है उसमें जाके फर्टिलाइज करेगा, पॉलिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ये pollen grain of a flower transfer to stigma of a carpel of some flower self-pollination or to the carpel of the another flower called cross pollination। तो इसमें दो टर्म है, सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में, जो कि कार्पेल का एक पार्ट है, तो और जो सेम फ्लावर में अगर ट्रांसफ़र हुआ, जैसे कि एक ही फ्लावर है, जैसे कि आपको एग्जांपल एक दे देते हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर है जहाँ पे एक स्टिग्मा है, अब यहाँ पे भी एक फ्लावर है, यहाँ पे भी एक स्टिग्मा है। तो यहाँ से जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जाएगा तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब यहाँ से उड़ के यहीं पे आएगा तो इसको हम लोग सेल्फ कहते हैं। फिर उसके बाद दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक वाइंड, वाटर और एनिमल। जैसे कि ये सब कैसे होता है, ये अपने से तो चला नहीं जाएगा उसके, और वो लिविंग तो मतलब कि वो वॉक तो कर नहीं सकता है। तो इसमें होता क्या है कि वाइंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल, जैसे कि एनिमल में आपके जो उड़ने वाले जीव हैं जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, फिर उसके बाद बी हो गया, तो ये सब आपके वो ट्रांसफर अचीवमेंट एजेंट के काम करते हैं। ठीक, आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन रीच टू द एग सेल फॉर्म पॉलन ट्यूब। जब ये उसके स्टिग्मा पे बैठता है, जब पॉलिनेशन तो हो गया, वहाँ तक वो पहुँच गया, अब ये स्टिग्मा पे बैठेगा पॉलन ग्रेन जब बैठेगा तो वहाँ से एग सेल तक, स्टिग्मा से एग सेल तक एक ट्यूब बनाएगा, अपने से एक ट्यूब जनरेट होने लगता है। जो ट्यूब जनरेट होता है फिर उसके बाद फर्टिलाइजर होता है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, एक ट्यूब यहाँ से जनरेट हो रहा है एग तक। अब देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट, फीमेल एग सेल, इट occur inside the ovary zygote is produced in this process। तो अब जायगोट प्रोड्यूस होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसको कहते हैं जिसमें जायगोट प्रोड्यूस हो, और वो जब ओवेरी के अंदर ये अकर करता है, और पॉलन ग्रेन जब पॉलन टेग से मतलब एग सेल से फ्यूज करता है। अभी हमने देखा कि इसको स्टाइल कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको ओवेरी कहते हैं। अभी ये फीमेल पार्ट है कार्पेल जिसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल कहते हैं, और एंड्रोसियम गाइनोसियम जिसको कहते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे ढेर सारे आ गए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें से एक पॉलन ट्यूब जो निकल रहा है स्टाइल के थ्रू ओवेरी वाल के थ्रू, मतलब कि ओवेरी के अंदर जा रहा है धीरे धीरे, अब ये एग सेल तक पहुँच गया है। ठीक, अब ये पोलर न्यूक्लियाई और ये माइक्रोफिली भी, ये तो स्पेस है। फिर ये फ्यूचर ऑफ सीड, ठीक, फ्यूचर ऑफ सीड कोट, ये जो पार्ट है ये फ्यूचर ऑफ सीड कोट है। इसमें भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो सबसे पहले आपका जाएगा कि जो फूड मतलब जो ये सीड बन रहा है उसके अंदर का प्लांट जो बनने वाला है वो होगा, उससे फर्टिलाइज करेगा, और एक जो सेल से फर्टिलाइज करेगा जो कि उस फूड को जिंदा रखने के लिए वो जो खाना सप्लाई करेगा, फूड सप्लाई होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? जल्दी ये पार्ट खत्म होने वाला है। तो जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा ओव्यूल में।
The ovule develops a tough coat of and convert into seed. अब ये धीरे धीरे कोट में बदलेगा, मतलब कि उसके ऊपर से एक लेयर चढ़ेगा हार्ड जो रहेगा, उस वो फिर उसके अंदर से सीड निकल जाएगा और बाकी सब जो प्लांट होंगे जैसे कि जो फ्लावर रहेगा वो मुरझा जाएगा. Ovary grow rapidly and repents to form a fruit, while the seed contains the future plants or embryo, which develops into a seedling under suitable conditions. This process called germination. इसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं कि जब वो चीज़ जो जैसे कि एक तो हम लोग का लाइफ स्पॉन होगा, एक तो हम लोग का क्या स्पॉन होगा, जो फूड सप्लाई होने वाला है वो उससे डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं ना. तो डबल फर्टिलाइजेशन एक एंडोस्पर्म होता है, एक एम्ब्रियो. एम्ब्रियो किसको कहते हैं, जो कि प्लांट ग्रो होगा, और एंडोस्पर्म जो कि खाना सप्लाई है. तो उसी का जो फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो है उसको डेवलप करते हैं अंदर से ही, तो उसको जर्मिनेशन कहते हैं. तो अब ये पार्ट ख़त्म हो चुका है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. तो अब आ जाते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो देखिए इसमें ह्यूमन बींग्स में जब हम देखते हैं तो पहला पॉइंट देख लीजिए, ह्यूमन्स यूज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, तो इसको ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो. इट नीड्स सेक्सुअल मैचुरेशन विच इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ द जर्म सेल. ये मैचुरेशन, सेक्सुअल मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन तब वो सेल मतलब जो होता है वो जर्म सेल क्रिएट कर पाते हैं. तो एग ओवा इन द फीमेल एंड स्पर्म मेल पेरेंट्स पार्टनर. तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैच्योर हो जाते हैं, जब जो मेल और फीमेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो मेल में आपका स्पर्म प्रोड्यूस होने लगता है और फीमेल में आपका ओवा बनने लगता है, यानी कि एग हम जिसको कहते हैं. तो पार्टनर्स एंड दीज पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैचुरेशन कॉल्ड पुबर्टी. तो पुबर्टी हम लोग इसको कहते हैं जिस एज से आपका मेंसुरेशन मतलब मैचुरेशन होने लगे, जब फीमेल में एग प्रोड्यूस होने लगा और मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होने लगा, तो उस एज को कहते हैं प्यूबर्टी. बेसिकली ये किस एज में होता है, ये फीमेल में 11.5 से स्टार्ट हो जाता है और मेल में कितने से स्टार्ट होता है, ये होता है आपका ये 12 एज में स्टार्ट हो जाता है, 12-13 के एज में. अब इसके बाद देखिए क्या टॉपिक है, ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक, तो ये एक वेल डेवलप्ड ह्यूमन एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले. तो द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म जिसको हम लोग कहते हैं टेक प्लेस इन द टेस्टिस. टेस्टिस एक जैसे कि पेयर में रहता है ये, तो टेस्टिस में ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, रिप्रोडक्टर ऑर्गन कहते हैं टेस्टिस को. तो ये बोला भी है इसमें कि एक्चुअली अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम. स्क्रोटम एक आउटर कवरेज एरिया है, मतलब आउटर कवरेज हम इसको कह सकते हैं ऑफ टेस्टिस को, जिसको ये स्क्रोटम होता है उसको होल्ड करके रखता है. आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी it is meant to keep relative low temperature needed for produce a sperm by testis. तो ये क्यों आउटसाइड, इसको हम लोग आउटसाइड रिप्रोडक्टर ऑर्गन भी कहते हैं. किस लिए इसको आउटसाइड ये क्यों रहता है, क्योंकि इसमें आपका जैसे लो टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए. तो अगर लो टेम्परेचर चाहिए तो वो इसलिए बाहर रहता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से भी उसको लो टेम्परेचर चाहिए. तो अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या क्या होता है. देखिए मोर इवर टेस्टिस
release male sex hormones called टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन टेरोन, ये एक नेम है जो कि सेक्स मेल हार्मोन से कहते हैं हम लोग। अभी हम लोग फीमेल का भी देखने वाले, पहले मेल के बारे में बात कर लेंगे। टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन हुज फंक्शन इज टू, अब इनके फंक्शन भी देख लीजिए। फंक्शंस क्या है? रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये प्रोडक्शन करते हैं स्पर्म के रेगुलरली। बीइंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, ये कब से चेंजेस होने लगते हैं कि जब हम लोग देख पाते हैं कब से चेंजेस होने लगते हैं, जब ये पुबर्टी टाइम में होते हैं बॉयज। तो अब देख लीजिए, sperm along with the secretion of prostate gland and seminal vesicle, या आप अगर बुक में देखेंगे इसका डायग्राम तो आपको पूरी चीज़ ये पता चलेंगी कि क्या क्या है। हम इसका पहले वर्क बता देते हैं, बस फिर सिर्फ तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल together constitute semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation। तो एक एज होता है जैसे कॉपुलेशन, वही चीज़ है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का क्या वर्क होता है? सबसे पहले तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है, इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ये दोनों जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसके आने से पहले ही लेयर एक बना देते हैं, एक स्टिकी लेयर बना देते हैं कि वो वहाँ से एकदम अच्छे से निकल पाए ना, कि जो स्पर्म आएगा वो आसानी से उस वे से जा पाए, और इसका यही काम होता है, ठीक। इसका भी इसी में लिया है कि रिलीज मेड टू इंटर इनटू द फीमेल, ताकि वो फीमेल के जो इसको वेजिना कहते हैं तो उसमें इंटर कर पाए। तो अब देख लीजिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया जिसको हम लोग वेजिना कहते हैं। तो इसके बाद ये द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवेरीज ऑफ अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें दोनों साइड, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, इसमें एग फर्टिलाइज होते हैं, एक बनते हैं। कब से बनते हैं? व्हेन द गर्ल इज बॉर्न द ओवेरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। तो जब यहाँ पे जब बॉर्न होते हैं, जैसे गर्ल जब बॉर्न होती है तभी इसे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स रहते हैं, और जब पुबर्टी का टाइम आ जाता है तो ये मैच्योर होने लगते हैं। एग स्टार्टेड मैच्योरिंग, वन एग इज प्रोड्यूस एवरी 1 month बाई द ओवेरी, वन ऑफ द ओवेरी। एक मंथ में एक ही ओवेरी प्रोड्यूस होगा ओवेरी में, और एक ही, और हर मंथ में चेंज होता रहता है, एक बार इसमें प्रोड्यूस होगा तो वो नेक्स्ट में दूसरे में। तो अब आ जाते हैं, द एग इज कैरीड फ्रॉम द वॉर्म थ्रू a fallopian tube. This two fallopian tube unit into an elastic bag like structure is known as ureter। तो यूरेटस इसी को कहा जाता है जिसमें कि दो ट्यूब जुड़े रहते हैं और इलास्टिक बैग की तरह ही वो स्ट्रक्चर उसका रहता है। उसमें बेबी जो होता है वो बॉर्न करता है, 9 month का जेस्टेशन पीरियड में रहता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जैसे यूरेटस, द यूरेटस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स। तो अभी हम लोग डायग्राम में ही देख के आए कि यूरेटस जो होता है वो सर्विक्स से ओपन रहता है। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन द फिलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो फिलोपियन ट्यूब एक ट्रैक की तरह काम करता है जो कि फीमेल जेनिटल, मतलब कि जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ये अभी आप कमेंट करके मुझको बताएंगे।
द फर्टिलाइज्ड एग आल्सो कॉल्ड जायगोट। जो फर्टिलाइज एग जो होता है वो जो ये सिंगल सेल में रहता है, जब फर्टिलाइज होता है तब तुरंत जो वो सिंगल सेल में रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जायगोट कहते हैं। जायगोट उसी को कहते हैं जो सिंगल सेल में। फिर उसके बाद गेट इम्प्लीमेंट इन द लीनिंग ऑफ द यूरेटर एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। तो जब वो कुछ समय बाद ऐसे से जब वो और ग्रो करने लगता है तो उसमें सेल डिवाइड होने लगता है। तो एक्चुअली यूरेटस इज रिचली सप्लाई ऑफ विथ ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो किसको कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं उसको कि जैसे कि जायगोट है, जायगोट है एक सिंगल सेल है। अब जब वो सेल और ग्रो करेगा उसको नरिश मिलेगा, जैसे रिचली सप्लाइड ऑफ, उसमें रेगुलरली मतलब कि हर समय उस पर ब्लड का सप्लाई जाएगा और नरिशमेंट जाएगा, तो उसमें से एक एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो ही बेबी होता है। जब वो सेल डिवाइड होने लगता है एम्ब्रियो धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है। द जायगोट इज नॉट फॉर्म, जायगोट नहीं फॉर्म होता है कब, द लीनियर, अगर जायगोट नहीं फॉर्म होगा तब लीनियर वॉल ऑफ यूरेटस, जो यूरेटस का जो लीनियर वॉल होता है अंदर का सतह, उसमें वो ब्रेक हो जाएगा और उसका क्या जो नतीजा निकलेगा कि ब्लीडिंग थ्रू द वेजिना, वेजिना के थ्रू ब्लीडिंग होने लगता है। ये प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डे, ये 28 डे पे रिपीट होते रहता है हर मंथ में। तो अब आ जाते हैं, देखिए द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एक टिश्यू है प्लेसेंटा नाम का, जिसमें जो क्या करता है कि नरिशमेंट देता है, जो बेबी बॉर्न हो रहा है उसमें अपने ब्लड, मदर ब्लड के साथ उसको एम्ब्रियो को वो देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो द इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, ये बहुत ही सरफेस एरिया इसका बहुत लार्ज होता है फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हाँ, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को पास करने के लिए, जहाँ पे मदर के पेट में, जो मदर के स्टोमक में मतलब यूरेटस में एम्ब्रियो जो वो ग्रो कर रहा है उसको ऑक्सीजन मिले और ग्लूकोज मिले, इसलिए उसका सरफेस लार्ज होता है। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव टू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक उसी तरह जब वेस्ट होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो विकसित हो रहा है, तो उसमें जो वेस्ट निकलता है तो वो मदर के ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू निकल जाता है। तो अब क्या है ये पॉइंट देख लीजिए कि द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट फ्रॉम ऑफ रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मसल्स इन द यूरेटर आफ्टर 9 मंथ 36 वीक। जो 36 वीक यानी कि 9 मंथ का जो पीरियड रहता है, जहाँ पे जिसमें बेबी जो होता है वो ग्रो करता है मदर के यूरेटर में, तो उस पीरियड को ही हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक, अब देखिए द सेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन कंटिन्यूड अप टू एज ऑफ इतना 45 से 50 ईयर तक ही ह्यूमंस में जो सेक्सुअल साइकिल रहता है एक बनने का, फर्टिलाइज होने का, वो 45 टू 50 ईयर्स ही रहता है। आफ्टर 45 एंड 50 ईयर्स वो जो ओवेरी में जो एक फर्टिलाइज रिलीज होता है वो नहीं होगा रिलीज। इसको दिस स्टेज कॉल्ड मोनोपस, इसको मोनोपस कहते हैं। तो इट इज मार्क द एंड ऑफ, हाँ तो ठीक है, ये उसके बाद वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। अब जो आ गया है, अब आ गया आपके पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कि जैसे कि हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन करते समय उसमें कोई भी फिजिकल चेंज ना, मतलब कोई वायरस न चला जाए, कोई भी फिजिकल एग्जांपल देख लीजिए, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियर। तो
ये सब चीज़ें जो होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे एग्जाम्पल, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो जैसे देखिए कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन, तो इसमें होता क्या है, इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रोजेनी। इसमें ये होता है कि जैसे कि प्रोजेनी होता है, उनको प्रोजेनी नहीं चाहिए, अभी बेबी नहीं चाहिए, तो इट कैन बी अचीव्ड बाई मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो मेथड होता है इससे हम इन लोग ये अचीव करते हैं। जैसे देखिए फिजिकल बैरियर, फिर सर्जिकल मेथड, फिर उसके बाद केमिकल मेथड। अब ये तीनों मेथड हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब ये तीनों मेथड ही लास्ट टॉपिक है। तो पहले हम लोग देख ले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है ये चीज़, तो टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म्स एंड एग, यूज condoms, डायफ्राम एंड सर्विकल कैप्स। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि स्पर्म और एग जो होते हैं, स्पर्म से लेकर एग तक, मतलब स्पर्म जो होता है वो एग तक ना पहुंच पाए, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होने मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होते रहता है तब हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं कॉन्डोम्स और डायफ्राम और सर्विकल कैप्स। तो ये फिजिकल बैरियर है। अब देखिए सर्जिकल मेथड क्या होता है, उसके पहले हम लोग केमिकल मेथड देख लेते हैं। केमिकल मेथड होता क्या है, तो केमिकल मेथड क्या होता है, ओरल कॉन्सेप्टिव OCS टेक चेंज द हार्मोनल बैलेंस टू चेक द एग रिलीज इन फीमेल OCS, ठीक है, कॉज साइड इफेक्ट, ठीक। तो इसमें हम लोग इसमें जैसे कि जो फीमेल रहती है उन लोग एग न रिलीज करने के लिए, मतलब हार्मोनल बैलेंस बनाने के लिए उन लोग पाइल्स लेती हैं। मतलब कि जैसे कि आपका हो गया कोई भी वो मेडिसिन लेती हैं कि उस टाइम पे उन लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का कोई रिजल्ट ना निकाल पाए, तो ये हार्मोनल बैलेंस बनाने के लिए होता है, जिसका जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप पाइल्स खाते रहेंगे तो उसमें आपका जो मेडिसिन होता है वो साइड इफ़ेक्ट करने लगता है। तो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ रहा है। फिर होता है सर्जिकल मेथड, आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वैक्सटोमी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन वैसेक्टोमी, ये जो द वैस्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। तो ये चीज़, ये जो सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मतलब सर्जरी आप जान सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये जो टर्म आया है वैसेक्टोमी, ये बेसिकली मेल में होता है। अब मेल में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस आता है, वास्ट डिफरेंस में से ही हमारा स्पर्म ट्रैवल करता है, वे तो वास्ट डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइप है, ये जो टाइप है ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या है, द फिलिपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग टू रीच यूरेटर, ठीक है। तो ये जो होता है ट्यूबेक्टोमी, ये एक सर्जरी का नाम है जिसमें फीमेल में होता है। ये फ्लोपियन जो ट्यूब होता है जिसमें से हमारे जो ये स्पर्म होता है वो ट्रैवल करता है, तो उसको ही ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड अब किसी भी तरीके से उसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वहाँ तक स्पर्म ना पहुँच पाए और एग ना प्रिवेंट हो पाए। अब हम लोग ये को सर्जिकल मेथड हम लोग के बुक में दिया गया है, कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूरेटस टू प्रिवेंट प्रोजेनी। ये होता है कॉपर, मतलब कॉपर टी एक ट्यूब, मतलब टी शेप कॉपर होता है जो कि यूरेटस में फिट किया जाता है, लगाया जाता है सर्जिकल मेथड के द्वारा। तो इसमें बस यही थोड़ा सा और बातें हैं, पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। Healthy society need a balanced sex ratio can be achieved by education for the people to avoid malparticles like female, ठीक है, female futilicide and
प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें बोला क्या गया है कि हेल्दी जो सोसाइटी है, जैसे हेल्दी सोसाइटी का बैलेंस बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सेक्स रेशियो चाहिए। जैसे उसमें लोग एजुकेशन भी गेन कर पाएँ और जो जो चीज़ें हैं और जो जो चीज़ अवॉइड किया जाता है वो सब अवॉइड कर पाएँ। इसमें बस इतना ही बताएगा। और STD इसका इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, मतलब फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब ये डिजीज होते हैं जो कि किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इसका हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जैसे वायरल एसटीडीएस और बैक्टीरियल एसटीडीएस। वायरल में क्या होता है, HIV एड्स होता है, वार्ड्स होता है। और बैक्टीरियल में क्या होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है। तो ये सब होते हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आते समय, देखिए इसमें लिखा भी है ये चीज़। STDs आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये सब STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होते हैं वो सब कॉन्टैक्ट में आने से ही फैलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी टॉपर सीरीज चल रही है, आप उसमें ज्वाइन करिए एंड हर डे में आप उसको चेक करिए कि वीडियो आई कि नहीं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको चेक ना करना पड़े और वीडियो आप